नेपाल में प्रदर्शन के बाद अब कर्फ्यू लग गया है। इस बीच बनारस में रहने वाले नेपाल के लोगों की चिंता भी बढ़ गई। उनका यह कहना है और यह सोचना है कि जो उनके अपने नेपाल में है वो कैसे है। वहीं उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बनारस श्राद्ध करवाने के लिए आए हुए थे और अब उनको वापस जाने में परेशानी हो रही है। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करने जा रहे हैं जो वाराणसी में रहते हैं किसी न किसी काम के कारण। इनमें से एक दो लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर श्राद्ध कर्म के लिए आए हुए थे। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में नेपाल का यह जो पूरा हिंसा रहा, पूरा बवाल रहा, वो क्यों हुआ और वो इसको लेकर के क्या सोचते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप नेपाल? ये नेपाल का पूर्वी भाग से बिरतामोर झापा के थे, प्रदेश एक झापा से आए हैं। कहे क्यों यहाँ आए थे? ये मेरे पिताजी का श्राद्ध करने के लिए और पिंडदान करने के लिए मैं आया हूँ बनारस में। हाँ, तो अब तो पिंडदान हो गया। अब आप जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर तो सारे सील है। कितना चिंता का विषय बना? बहुत चिंता का विषय हो रहा है। अभी हम जा नहीं पा रहे हैं, नेपाल तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि बॉर्डर तो सील है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि उधर बॉर्डर के नज़दीक का जगह में जाके बैठे ताकि जब बॉर्डर खुलेगा तो जल्दी अपने घर जा सके। जी बिल्कुल। देखिए, आप यहाँ पर लगभग कितने दिन से हैं? मैं लास्ट शनिवार रात को यहाँ आए थे, आइतवार को श्राद्ध कर लिए, उसके बाद से यहाँ पर हैं। जी देखिए, रविवार से शनिवार को यहाँ आए हुए थे और लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं। आप भी पूजा के लिए आए हुए थे बनारस? नहीं, हम बनारस में रहते हैं, पूजा पाठ कराते हैं बनारस में। अच्छा, बनारस में पूजा पाठ कराते हैं। आपके अपने वहाँ लोग रहते हैं? हाँ, काठमांडू में रहते हैं परिवार। काठमांडू में परिवार कैसा है? परिवार बातचीत हो पा रही है? हाँ, हल्का फुल्का हो रहा है 2 दिन से। तो जो स्थिति बनी हुई थी, जो स्थिति अभी बनी हुई है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? और क्या सोच नहीं, जो है वहाँ पे जो हालात है, वो हालात को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसा हालात क्यों बना? तो छोड़िए, हम नहीं आता तो क्या कहेंगे हम। हाँ। वहाँ जो राजनीतिक जो खत्म करना था खत्म कर दिया। अब नया सीरियल से राजनीति हो वहाँ पे नया। तो ओली सरकार ने तो अब इस्तीफा भी दे दिया है। तो जो वहाँ के युवाओं की जो ये मांग थी वो जायज थी? हाँ, जायज है। वहाँ पे बालन को प्रधानमंत्री बनाने चाह रहे थे पहले से ही, वही प्रधानमंत्री बनेंगे अब। तो खाली ये बालेंद्र को प्रधानमंत्री बनाने के कारण ये सब बवाल हुआ कि और भी कुछ कारण है? और भी कुछ कारण है। वहाँ पे सब लोग कुछ वहाँ पे नहीं मिल रहा है, सब लोग विदेश जाना पड़ रहा है, वहाँ काम धाम नहीं मिल रहा है, इसीलिए उनको कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, और भी लोग हैं, कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं और युवा भी है। जेन जी को लेकर के क्या सोचती हैं आप? जेन जी जैसे अभी जो नेपाल में हुआ है, उन्होंने लीड किया था प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से हम लोग को एक प्राउड मोमेंट फील करने को मिला कि हम लोग यंग होकर भी हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया अपने देश के लिए। और जैसे कि जो हुआ था वो तो अच्छा नहीं हुआ कि वहाँ पे लोग मरे, लेकिन जो उन लोगों ने अपना निडर दिखाया और निडर होकर लड़ाई की, वो एक बहुत रिस्पेक्टफुल है अपने देश के लिए और अपने देश के युवाओं के लिए। तो आई रिस्पेक्ट। करप्शन की वजह से ये लड़ाई पूरा हुआ था? हाँ। ये सोशल मीडिया खाली कारण था? सोशल मीडिया बैन बस एक आउटरीच था कि वो बस एक वजह थी, क्योंकि जैसे वहाँ पे सोशल मीडिया एक ज़रिया है जहाँ से लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उसमें 26+ ऐप्स बैन कर दिए थे सोशल मीडिया में जहाँ लोग बोल पाते थे, जो कि अब बंद हो गया था। तो लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए थे, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये भी एक कहना ये है कि सोशल मीडिया इसीलिए बंद किया गया था कि युवा अपनी आवाज न उठा पाए। क्या ये भी एक कारण था? ये भी है एक कारण। जो अभी के जेनजी बच्चे हैं वो अपना जो गुस्सा है सोशल मीडिया पे वो पूजा करते थे उसका, तो वो बंद किया। बंद करने के बाद उनका जो करप्शन के पीछे भाग रहे हैं वो लोग का सब खुल रहा है तो बंद कर दिए। इसलिए बच्चे अब इसीलिए बच्चे नाराज हुए क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म था अपने आवाज रखने के लिए और उसी को बंद कर दिया गया। क्यों जी जी ना? जी। यही कारण था कि बच्चे सब किए। अब अभी जो स्थिति हालात बने हुए हैं उसको लेकर के आप लोग जो वहाँ के लोग जो फंसे हुए हैं वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है?
जो अपने घरों में लोग हैं, आम लोग हैं जो सड़कों पर उतर करके लड़ाई नहीं कर रहे, अपने आप को घरों में ही रखे हुए हैं, उनसे क्या आप लोगों की बातचीत हुई आपके अपनों से? बिल्कुल अभी बात हो रही है। अभी आदमी घर से उतना नहीं निकल रहे हैं, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभी बंद पड़ा है। एयरपोर्ट सारा नो टाइम लगा हुआ है, तो स्थिति बहुत नाजुक है। हो सकता है उसको स्मूथ कराने के लिए गवर्नमेंट जो जेएनजी वगैरह पुलिस आर्मी सब लगे हुए हैं। स्थिति शायद अब 2-3 दिन बाद नॉर्मल होगा, वो तो होना ही होना है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए, अब तो सेना ने पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया, तो क्या लगता है कि स्थिति समझ गए? हाँ, सेना तो अपना काम कर ही रही है। अब 1-2 दिन में आंदोलन को आज सुबह से कहा गया है कि जुलूस वगैरह थोड़े कम निकले हैं, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, जुलूस निकालने नहीं दिया गया है। तो सेना अपना काम करके 2-3 दिन में हो सकता है सिचुएशन सारी ठीक हो। अच्छा, युवा तो आप भी हैं, हाँ, भले ही जेएनजी के कैटेगरी में न आ रहे होंगे, लेकिन वहाँ के युवाओं का जो ये प्रदर्शन रहा, उसका क्या, उनका ये जायज पूरा प्रदर्शन रहा? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार तो काफी दिनों से नेपाल में सरकार कर ही रही थी। उन्होंने भी देखा कि हमारा भविष्य तो उतना उज्जवल दिख नहीं रहा, तो उन्होंने ये आंदोलन का रुख अपनाया और सरकार गिरा दी। अब क्या कीजिएगा, भविष्य सबको देखना है। उन्होंने देखा कि भाई भविष्य तो देश का भी उज्जवल नहीं है। अच्छा, एक आरोप और भी लगता है ओली के ऊपर कि भारत की तरफ उनका झुकाव नहीं था, चीन की तरफ ज्यादा था, तो क्या वहाँ के लोगों को ये चीजें बुरी लगती थी? बिल्कुल लगती थी, क्योंकि दुनिया में एकलौता हिंदू राष्ट्र जो नेपाल था, उसको यही गणतांत्रिक सरकार ने ख़त्म कर दिया था। हो सकता है अब इसमें सबने सोचना पड़ेगा, इसके तरफ भी कुछ पहला बढ़ाना पड़ेगा। इस दिशा में भी जो आने वाली सरकार है उसको सोचना चाहिए। इसमें बिल्कुल सोचना चाहिए, तभी सबके लिए एक तो रेस्पेक्ट होगा। आपका क्या कहना है कि ओली सरकार लगातार चीन की तरफ उधर जा रही थी, लेकिन भारत की तरफ नहीं देख रही थी? नेपाल में जो पार्टी है, उसमें जो ये ओली का नेकपा एमाले पार्टी है, और उसमें ओली जो अब अध्यक्ष है, ओली का वो दृष्टिकोण होगा। लेकिन नेपाल का दूसरा पार्टी और नेपाल का जनता का ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत से जो संबंध नेपाल का जनता का है, वो हम परापूर्व काल से है। और अभी हमारे सर ने भी बताया, वो हिंदू राष्ट्र, वहाँ का बहुत हिंदू लोग है, वो हिंदू राष्ट्र का ये विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये अंतरिम सरकार को सोचना पड़ेगा। जेएनजी का समर्थकों को भी ये भी एक मुद्दा साथ में ले जाना पड़ेगा। जेएनजी को ये भी एक मुद्दा साथ में ले जाना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए वहाँ पर हिंदू राष्ट्र का। हाँ, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा तो होना ही चाहिए। पहले हिंदू राष्ट्र ही था, नेपाल को बहुत सम्मान मिलता था नेपाल में। राजतंत्र आएगा तो और बढ़िया है, लेकिन राजतंत्र अभी आएगा नहीं नेपाल में। तो ये ओली की जो तानाशाही थी, वो ये हिंदू राष्ट्र में भी था, देखने को मिल रहा था क्या? तो क्या ये ओली की जो तानाशाही थी वो किस किस प्रकार की थी? आप लोग जिसे वहां रहते हैं या जानकारी लेते हैं, तो किस किस प्रकार की? ऐसा है, ओली जो नेता है वो तानाशाही प्रवृत्ति का था। वो अपने आसपास का जो है उसी को लेके आगे बढ़ना चाहते थे, और वो दूसरे का बात नहीं सुनते थे, ठीक है। और जनता की तो बात नहीं सुनते थे, अपने विचारधारा को थोपते थे। उसलिए ये सब का कारण एक ओली भी है। तो बिल्कुल, ये तमाम जो नेपाल के लोग थे उनसे हमारी बातचीत हुई, और उन्होंने साफ कहा कि ओली जो है अपनी विचारधारा को वो थोपते थे, तानाशाही रवैया था, भ्रष्टाचार भी जमकर था। लगातार युवा उनका विरोध कर रहे थे, और विरोध का सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मंच था, और उसी मंच को अचानक से ओली ने बंद कर दिया। और यही कारण रहा कि एक साथ पूरे नेपाल के सड़कों पर युवा आए और इतनी बड़ी हिंसा की।